नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं एपिडेमिक की और सोशल मीडिया पर एपिडेमिक की कॉन्स्पिरेसी की। भारत के प्रधानमंत्री को कैसे घसीटा जाए, कैसे उनकी जो फेम है वर्ल्ड वाइड उसको लो किया जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, और कैसे उस पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं और यूएस में कितना सारा सब कुछ चल रहा है। शायद अपने यहाँ के डेथ रेट बचाने के लिए, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेम को डाउन करने के लिए, शायद हिंदुस्तान में आ रहे इन्वेस्टमेंट को डाउन करने के लिए, शायद भारत की प्रोग्रेस को पचा नहीं पाने के लिए। मैं तथ्यात्मक बात इस पर आपको बताऊंगा। हालांकि सोशल मीडिया पर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर मैंने 3-4 लेक्चर बड़े रिकॉर्ड किए हैं, जिससे राष्ट्रवादियों के या भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो सॉफ्टवेयर आइकन्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके कान खड़े हुए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। मैं इस प्रकार अलग अलग ग्रुपों के साथ, कुछ लोगों की मैंने ग्रुपिंग कर दी है और उन ग्रुपिंग के साथ उनसे कहा कि भाई आपस में बैठकर आप कुछ करना शुरू करें। अभी भी लोग संपर्क कर रहे हैं, कुछ कंपनियां संपर्क कर रही हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं जो भारत की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। उनका कहना है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, भारत की मदद एक्चुअली करना चाहते हैं। ऐसे विश्व के बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग संपर्क में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं कुछ पहले कहता था कि आईटी फील्ड के लोग ऐसे नहीं होते जो देशभक्त हो, लेकिन अभी वो संपर्क में ज़रूर आए हैं। कितना वो आगे चल पाएंगे या किस इंटेंशन के साथ आए हैं, ये देखना अभी बाकी है। हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और भारत को बदनाम करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का और भारत की सिचुएशन को वर्स्ट सिचुएशन दिखाने का एक प्लान संसार भर में चल रहा है। हम आंकड़ों के साथ उस पर बात करेंगे और वो आंकड़े भारत की किसी यूनिवर्सिटी, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं। वो सारे आंकड़े यूएस के ही हैं। यानी कि गवर्नमेंट उनकी कुछ बता रही है, उनकी यूनिवर्सिटियां कुछ बता रही हैं और आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। मैं भारत के आंकड़ों को भी उनके साथ कोलैबोरेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे खेल खेला जा रहा है भारत के विरुद्ध। हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक यूएस का, या सोशल मीडिया पे तो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से यूएस क्रिटिसाइज हमको कर रहा है और किस प्रकार से हमारे लोग भी विश्व में खबरें भेज रहे हैं। और ट्विटर जो रिजाइन मोदी जैसे कार्यक्रम भी चला रहा है, फेसबुक इस प्रकार के चला रहा है, मोदी गो बैक, और कैसे विश्व में इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दी। इन पर सब पर मैं पहले बात कर चुका हूं। आज हम बात करते हैं लैंसेट। लैंसेट एक बड़ा जर्नल है यूएस का, शायद वो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है, और लैंसेट ने एक पूरा स्टेटमेंट दिया। लैंसेट के स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत की इस एपेडेमिक की सिचुएशन को खराब करने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है। साथ में वो ये कहते हैं कि ये इनएक्सक्यूजेबल सिचुएशन है जिसको कभी प्रधानमंत्री जी को माफ नहीं किया जाता। यूएस का जनरल कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के लोगों, भारत में जो हो रही मृत्यु है कोविड की वजह से, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को माफ नहीं किया जा सकता और ये किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। साथ में वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, ये शब्दों को ध्यान दीजिए, कि भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर पर रिमूविंग जो जो क्रिटिसिज्म है उसको रिमूव करने में पूरी शक्ति लगा रहे थे, जबकि उनको चाहिए था कि वो भारत में एपिडेमिक की सिचुएशन को सुधारते। यानी कि भारत में जो उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी पड़ रही है, वेंटिलेटर्स की कमी है या इंजेक्शंस की कमी है, वैक्सीन की कमी, उस पर शक्ति लगाने की बजाय वो शक्ति लगा रहे थे ट्विटर पर
और फेसबुक पर की क्रिटिसाइजेशन जो हो रहा है उसको रिमूव कर दिया जाए। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे आदेश भी ट्विटर को दिए थे कि इन ट्वीट्स को रिमूव कर दिया। आपको याद होगा मैंने पीछे भी कहा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को बोला कि आप ऐसे 40-50 जो ट्वीट हैं जो चल रहे हैं इनको डाउन करिए, जो देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं इनको डाउन करना ही पड़ेगा। ट्विटर ने वो डाउन भी किए थे। बाद में व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट जब आया तो व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में जिस प्रकार व्हाइट हाउस ने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को साथ देते हैं, और ट्विटर के विषय में व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्विटर को भी अमेरिका के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का साथ देना चाहिए। ट्विटर ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारत में वो ट्वीट डाउन कर देंगे क्योंकि भारतीय सरकार का ऐसा ऑर्डर है, लेकिन हम वो ट्वीट जो भारत के विरुद्ध भारत के लोगों ने किए हैं उनको हम पूरे विश्व में डाउन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्विटर की पॉलिसीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। ऐसे फेसबुक ने एक दिन तो डाउन कर दिया, दूसरे दिन पे चला दिया। अभी ये इंस्टीट्यूट ऐसा कह रहा है, यानी कि व्हाइट हाउस का जो बयान आया उस वैसा ही ट्विटर ने दिया, और वैसा ही लैंसेट जो कि इसने एक आर्टिकल पूरा छापा, एडिटोरियल छापा, द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन नाम से, और उसमें भारत पर पूरी बड़ी स्टोरी बनाई और साथ में कहा भारत में 10 लाख के करीब लोग मर सकते हैं कोविड के चक्कर में। कमाल है। लेकिन इस जर्नल ने अमेरिका की सिचुएशन नहीं बताई। अमेरिका की सिचुएशन, अब इस बात में हम दूसरी बात करते हैं कि अमेरिका में ही एक यूनिवर्सिटी है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वेस्टलैंड में है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ये कहती है कि संसार भर में एक्टिव केसेस का संख्या जो है वो लगभग 20 करोड़ है, और उस 20 करोड़ संख्या में लगभग 32 लाख डेथ हुई हैं। संसार भर में कितनी डेथ? ये कह रहा है कि 32 लाख या 33 लाख के लगभग डेथ हुई हैं पूरे वर्ल्ड में। इसमें से सबसे ज्यादा वर्ल्ड पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिट अगर कहीं पर हुआ है तो वो अमेरिका को हिट किया है, और अमेरिका में जितनी डेथ रेट है उतनी संसार में कहीं पर भी नहीं है। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सोचिए, ये न्यूज़पेपर, ये हॉपकिन यूनिवर्सिटी, इनकी हालांकि 3 दिन पुरानी रिसर्च है, ये कहते हैं कि 6 लाख लोग अमेरिका में ऑफिशियली मर चुके हैं। 6 लाख लोग ऑफिशियली अमेरिका में मर चुके हैं, जबकि एक दूसरी यूनिवर्सिटी से, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं, वॉशिंगटन ने अभी 2 दिन पहले यह कहा कि अमेरिका में लगभग 9 लाख लोग मर चुके हैं। उनका कहना है कि भले ही अमेरिकन सरकार ने 5,81,000 लोग ऑफिशियल डिक्लेयर किए हों, लेकिन, और वो भी थर्सडे की बात है, लेकिन हकीकत में अमेरिका में लगभग 9 लाख लोग मर चुके हैं। अब आप थोड़ा सा सुनकर देखिए, और साथ में जो एपिडेमिक है, ये इस पेंडेमिक के एडवाइजर हैं एंथोनी फॉसी, उन्होंने इसी संडे को एक बयान दिया और कहा कि नो डाउट अमेरिका संसार में सबसे ज्यादा प्रभावित कोविड एरिया है, यानी कि कोविड से प्रभावित सबसे ज्यादा बड़ा हिट एरिया है, और संसार में सबसे ज्यादा डेथ अगर कहीं हुई हैं तो वो अमेरिका में हुई हैं। अब यूएसए की, यानी कि अमेरिका की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भारत से मिलाइए। भारत में अभी तक ये सारे इस न्यूज़ जर्नल ने भी, इस न्यूज़ पोर्टल ने, यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने, इन सब ने एक सा बयान दिया है कि भारत में लगभग 2 लाख के ऊपर, यानी कि 2,10,000, 20,000, मैं 2.5 लाख मान लूँ, 3 लाख मान लीजिए, मतलब भारत अगर ऑफिशियली 2.25 लाख के लगभग बता रहा है, 2,10,000 बता रहा है, इनका भी कहना है कि भारत में 2 लाख के ऊपर लोग मर चुके हैं। और मैं मान के चलता हूं कि भारत सरकार ने उसको छुपाया होगा, 3 लाख लोग भारत में मर गए। अब अमेरिका में आबादी है 30 करोड़ और वहां पे मरने वालों की संख्या है 9 लाख, और भारत की आबादी है 135 करोड़, यानी कि उनसे लगभग 5 गुना ज्यादा, 4.5 गुना मान लीजिए। और भारत में डेथ हुई है 2.25 करोड़ या 3 लाख। तो भारत में उनके अनुसार अगर अमेरिका में 9 लाख लोग मरे हैं तो भारत में मरने चाहिए थे लगभग 50 लाख लोग।
40 लाख से कम नहीं मरने चाहिए थे। उनकी जो जो रेशियो है, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ के लगभग, उस 30 करोड़ में 9 लाख और हमारे यहाँ 135 140 करोड़ में 3 लाख, वो भी अनऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूं। तो हमारे पास जो डेथ रेट अमेरिका के मुकाबले है, अगर हम 135 करोड़ की बात करें तो 3 लाख, और हम अगर 30 करोड़ की बात करें तो 9 लाख। आप सोच सकते हैं कि अगर 4.5 गुना की बात करते हैं, 5 गुना की बात करते हैं आबादी के मामले में, तो हमारे यहाँ आबादी के 50 लाख लोग अब तक मर जाने चाहिए थे इस एपिडेमिक में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भारत हिट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भारत में एपिडेमिक का असर नहीं, बिल्कुल असर है। 2 लाख लोग भी भारत में अगर 3 लाख लोग गए हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। एक एक प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे 10 प्रदेश हैं जो हिट एरिया हैं, वो भी 10 प्रदेश, वो प्रदेश जो बीजेपी शासित नहीं हैं। यानी कि बीजेपी शासित प्रदेशों में डेथ रेट बहुत कम है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बीजेपी नॉन शासित प्रदेश से मतलब है, जैसे राजस्थान की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, हम झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करें, ये नॉन बीजेपी स्टेट हैं। तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा हिट एरिया है जो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में ऑफिशियली तो है, लेकिन अनऑफिशियली बंगाल सहित ये सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और भारत को बदनाम करने का कैसे प्रयास ये राज्य भी करते हैं। दिल्ली कहता है कि हमको 800-900 मीट्रिक टन गैस चाहिए और उत्तर प्रदेश कहता है कि हमें टोटल 1000 मीट्रिक टन चाहिए। अब 900 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश 1000 मीट्रिक टन, तो आप सोचकर देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 से 25 करोड़ और दिल्ली की आबादी ऑफिशियली 2 करोड़, उसमें से भी 50 लाख लोग लगभग अपने घर वापस चले गए, जैसे मेरे जैसे लोग थे, और वहां 1.25 से 1.5 करोड़ लोग बचे। 1.25 से 1.5 करोड़ में बहुत बड़ा एरिया नई दिल्ली का केंद्र सरकार के पास है और वहां डिफेंस भी काम कर रही है, और बाकी का जो एरिया बचता है वो केजरीवाल जी के पास है। लेकिन केजरीवाल को 900 मीट्रिक टन चाहिए और उत्तर प्रदेश को 1000 मीट्रिक टन चाहिए। ये मैं समझ नहीं पाया हूं कि 20 गुना जिसकी आबादी, 15 गुना 17 गुना आबादी ज्यादा हो, उस 17 गुना आबादी को सिर्फ 1000 मीट्रिक टन और उनको 700 मीट्रिक टन, अभी 900 मीट्रिक टन। हालांकि आप देखिए कि जैसे ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट की बात कही और एक कमेटी बनाई कि भाई इस पर एक ऑक्सीजन ऑडिट करना चाहिए सभी प्रदेशों को लेकर, उनकी डिमांड सप्लाई को लेकर और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वैसे ही केजरीवाल जी ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के 1 घंटे के भीतर ही कह दिया कि भैया माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 700 मीट्रिक टन मिल गई। उस 1 घंटे में 700 मीट्रिक टन उनको सप्लाई हो गई। उससे 1 घंटा पहले उनके पास गैस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और 1 घंटे बाद उनके पास 700 मीट्रिक टन पहुंच गई। कमाल है भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ऑडिट की बात करी कि ऑक्सीजन ऑडिट किया जाएगा, वैसे केजरीवाल जी को मिलने लगी और वो कहने लगे सब ठीक हो रहा है। ये हमारे यहाँ अभी ममता बनर्जी का कल स्टेटमेंट आया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि उन्होंने आज उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ डोजेस मांगी थी और इतनी भेज दी, उतनी भेज दी और नहीं भेजी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका मुंह है, अपने मुंह से मर्जी हो उतना मांग लीजिए और संसाधनों का ध्यान मत रखिए। लेकिन मैं यूएस की बात कर रहा था कि यूएस किस प्रकार से, क्या वो अपने यहाँ के डेथ रेट को बचाने का प्रयास, को छुपाने का प्रयास कर रहा है, अपनी नाकामियों को, जो वर्ल्ड में कहता है कि हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, यस कहते हैं, और यूरोप भी कहता है कि हमारे पास मेडिकल का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनके यहां आज भी भारत में सबसे बेस्ट पोजीशन इस समय होने के बाद भी उनके यहां आज भी डेथ रेट सबसे ज्यादा है, उनके यहां इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा है और उनके पास फैसिलिटीज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटी वो कहते हैं, फिर भी वो बेस्ट स्थिति में हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि यह बीमारी नहीं है, यह महामारी है और बीमारी का इलाज हो सकता है, महामारी का इलाज नहीं हो सकता। और फिर भी जैसा भी जो व्यवस्थाएं की जा सकती उन व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। फिर भारत में डेथ रेट इतना कम क्यों है?
भारत ऐसा क्यों है, इतनी इतनी आबादी कि हमारे पास 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 135 करोड़ रहते हैं और अमेरिका में 90 लाख 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 93 लाख, हमसे 3 गुना क्षेत्र ज्यादा, हमसे आबादी 5 गुना कम, और उसके बावजूद वहां वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, उनके पास खुली हवा भी है और आदमी भी दूर रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने कभी छुआछूत शुरू किया। जो कर्मचारी हैं, जो अस्पताल में काम करते हैं, जो घाटों पर काम करते हैं, जो नाली का काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उनको कम्युनिटी ने दूर रखा और कहा भाई इनको छूने की आवश्यकता नहीं, इनको घर में बिठाने की आवश्यकता नहीं, इनकी जब तक ये नहा धोकर ना आए तब तक इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता नहीं, इनको छूने की भी आवश्यकता नहीं, इनको अपने पास से गुजरने की भी आवश्यकता नहीं। ये व्यवस्था भारत की एंशिएंट व्यवस्था, जिसको छुआछूत की बीमारी लोग कहते हैं, वो व्यवस्था हमारे यहाँ लागू रही, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो जाति व्यवस्था में बदल गई, यानी कि बर्थ से ही उसको वो मान लिया गया, वो एक रॉन्ग प्रोसीजर एडॉप्ट हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ये कर्म के आधार पर कि जो जिस तरह का काम करता है उसके आधार पर ये छुआछूत शुरू किया होगा। और आज कोविड के दौरान जो लोग भी घाट पर काम करते हैं, जो बाजार में काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं या जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनको छूने के लिए मना किया जा रहा है। इसलिए भारत एक आध्यात्मिक केंद्र है, भारत में हवन किया जाता है, भारत में गौ माता का जो घी है वो जलाया जाता है, भारत में कंडे गाय के उपले जलाए जाते हैं, और भारत में आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हम करते हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए महामारी तो है संसार में, और महामारी अगर ना होती तो यूएसए में 9 लाख लोग नहीं मरते और भारत में सिर्फ 2.25 लाख लोग नहीं मरते, जबकि हमारी आबादी 5 गुना ज्यादा है। तो फिर महामारी का इलाज कहीं नहीं है। बस अब ये ब्लेम गेम करके कैसे प्रधानमंत्री मोदी को और भारत में आ रहे इन्वेस्टमेंट को कैसे डाउन किया जाए और प्रधानमंत्री जी को कैसे टारगेट किया जाए ताकि हिंदू समाज का उनके ऊपर से फेथ धीरे धीरे कम होता चला जाए और वो ये कहने लगे कि उनका खून नहीं पानी हो गया है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, वो इकोनॉमी नहीं देख पा रहे हैं। और बंगाल में भी बहुत सारे षड्यंत्र चले कि वो बंगाल के नाम से ही प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये सब कुछ हमारे देश में और विश्व की बड़ी शक्तियां कर रही, इसको पहचानने की हर एक को आवश्यकता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से भारत कितना हिट है और किस प्रकार से भारत इस समय भी संसार में सबसे कम डेथ रेट भारत का है, इतनी सब कुछ अव्यवस्थाएं होने के बावजूद। इसका मतलब ये हुआ कि जो अव्यवस्थाएं हैं उनमें भी बेस्ट मैनेजमेंट आज भी भारत का है। आज भी भारत में सबसे सही तरीके से हैंडलिंग हो रही है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद। ये बात पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।